रात का सन्नाटा था। थाने की दीवारों पर पीले बल्ब की धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो खड़ी थी दरवाजे पर भीगी आंखों के साथ। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर सूखे आंसू और मिट्टी की लकीरें। नाम था आर्या, आर्या सेन। एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। अपने पति की मौत का जवाब मांग रही थी, लेकिन जवाब नहीं। उसके हिस्से आई थी हंसी, घिनौनी हंसी। इंस्पेक्टर वर्मा ने कुर्सी पर पैर रखकर कहा, कौन था वो आदमी तेरे साथ उस रात? आर्या का गला सूख गया। उसने कहा, वो मेरे पति थे साहब। मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। आप लोगों ने कहा था एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर गोली के निशान थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे औरतों के पति तो रोज मरते हैं, कभी एक्सीडेंट कभी सच्चाई। अब चुपचाप घर जा, वरना तुझे भी किसी केस में फंसा दूंगा। आर्या की आंखों में खून उतर आया, पर वो जानती थी अब चिल्लाने से सच नहीं मिलेगा। सच को पकड़ने के लिए उसे वही बनना होगा जिससे ये लोग डरते हैं। वो घर लौटी, खाली घर। दीवारों पर अब भी उसके पति की हंसी गूंजती थी। अभय सेन, एक ईमानदार पत्रकार, जिसने अपने आखिरी रिपोर्ट में एक बड़े घोटाले का जिक्र किया था, एक मंत्री और पुलिस के गठजोड़ का। वो फाइल अब कहीं नहीं थी। आर्या ने अलमारी खोली, सब कुछ सील था। पुलिस ने कहा था ये सब सबूत है, पर सच ये था कि सबूत गायब थे। सुबह हुई, आर्या कोर्ट गई एफआईआर दर्ज कराने, पर क्लर्क ने कहा, मैडम केस बंद हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा है। वो चीख पड़ी, कौन बदल सकता है रिपोर्ट? क्लर्क ने धीमे से कहा, मैडम बड़े लोग हैं, कृपया चले जाइए। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे, पर उस दिन उसने कसम खाई, वो इस सिस्टम को तोड़ देगी। वो दिन था जब उसने खुद को मारा नहीं। वो दिन था जब उसने खुद को जन्म दिया। वो दिन था जब एक विधवा ने योद्धा बनना सीखा। 6 महीने बाद दिल्ली सचिवालय में एक नई अधिकारी की नियुक्ति हुई। नाम आर्या सेन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नया पोस्ट, जिला अधिकारी। वही आर्या जो कभी थाने के बाहर अपमानित हुई थी, आज उन्हीं के सामने कुर्सी पर बैठी थी। फाइलों के ढेर में उसने एक नाम देखा, इंस्पेक्टर वर्मा। वो हंस पड़ी, पर उसकी हंसी में दर्द था। उसने आदेश दिया, इस थाने में सभी केसों की फाइल दोबारा जांचो। वो जानती थी उसका पहला मिशन क्या है, अपने पति की आत्मा को न्याय दिलाना। शहर में अफवाह फैल गई, नई डीएम बहुत सख्त है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीतिज्ञों में हलचल मच गई। मंत्री सौरभ मल्होत्रा को यह खबर बुरी लगी, क्योंकि वो वही था जो अभय सेन की रिपोर्ट में नामजद था। रात में एक गाड़ी आर्या के घर के बाहर रुकी। 2 लोग उतरे। एक ने कहा, मैडम को संदेश देना है, अगर उन्होंने पुरानी फाइलों को छेड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्या बालकनी में खड़ी थी। उसने नीचे झांक कर कहा, संदेश मत भेजो, मुझसे मिलो, मैं खुद जवाब दूंगी। अगले दिन उसने विभागीय मीटिंग बुलाई। सभी अधिकारी बैठे थे, थानेदार वर्मा भी। वो कांप रहा था। आर्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे याद है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुम हंस रहे थे। अब देखो मैं कहां खड़ी हूं और तुम कहां झुके हो। वर्मा पसीने से भीग गया। आर्या ने कहा, एक केस फिर से खुलने वाला है। वर्मा ने डरते हुए कहा, कौन सा केस मैडम? आर्या ने कहा, अभय सेन का केस। और कमरे में सन्नाटा छा गया। वर्मा के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि सब खत्म हो जाएगा, पर वो भी चालाक था। उसने उसी रात मंत्री मल्होत्रा को फोन किया और कहा, मैडम को रोको वरना सब उजागर हो जाएगा। मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो उसे भी मिटा देंगे जैसे उसके पति को। अगले दिन आर्या के घर एक पार्सल आया।
अंदर एक पेन ड्राइव थी। उस पर लिखा था, सच्चाई यह है। उसने पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर उसका पति था। वीडियो में वो कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि इसके पीछे मंत्री मल्होत्रा और इंस्पेक्टर वर्मा है। आर्या का शरीर कांप उठा। आंखों से आग बरसने लगी। वो समझ गई ये कोई साधारण खेल नहीं था। ये उसकी जिंदगी की लड़ाई थी। और अब उसकी पहचान सिर्फ एक विधवा की नहीं रही। वो एक अफसर थी, एक योद्धा थी, एक साया थी जो अब किसी को चैन से सोने नहीं देगी। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। आवाज आई, आर्या बोल रही हूं। ऑपरेशन न्याय शुरू करो। दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द आया, यस मैम। स्क्रीन काली हो गई, पर उसके चेहरे पर आग जल रही थी। अब इस शहर में न्याय की आंधी चलने वाली थी। और उसी समय मंत्री मल्होत्रा ने अपने सुरक्षा प्रमुख से कहा, आर्या सेन को खत्म करो, इससे पहले कि वो हमें खत्म करे। सुबह का समय था। शहर की सड़कें भी आज खामोश लग रही थी। आर्या अपने दफ्तर में बैठी थी। टेबल पर वही पेन ड्राइव रखी थी। उसके सामने दीवार पर उसका पति अभय सेन की तस्वीर थी। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है तुम्हारे कातिलों को सजा देने का। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था उसका भरोसेमंद ऑफिसर अनिरुद्ध, जो गुप्त जांच विभाग में था। उसने फाइल बढ़ाई। मैडम, सबूत मिल रहे हैं, पर डर है कि ऊपर तक मामला जाएगा। आर्या ने कहा, डर से बड़ा कोई अपराध नहीं अनिरुद्ध। जो सच से भागे वो इंसान नहीं, सिस्टम का गुलाम है। वो उठी, बाहर देखा। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर वर्मा निकल रहा था। वो अब भी घमंड में था। आर्या मुस्कुराई। आज उसकी बारी थी। उसने आदेश दिया, वर्मा को तुरंत बुलाओ। कुछ ही मिनटों में वर्मा ऑफिस में था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। आर्या ने कहा, आपके थाने के 2 केस फिर से खुले हैं और दोनों में झूठी रिपोर्ट पाई गई है। वर्मा हकलाने लगा, मैडम वो तो पुराना मामला था। आर्या ने कहा, कानून पुराना नहीं होता। गुनाह चाहे पुराना हो पर सजा हमेशा नई होती है। वर्मा की सांसें भारी हो गई। उसने कहा, मैडम आप समझ नहीं रही हैं। आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला बहुत ऊपर तक जाता है। आर्या ने कहा, ऊपर वाला अगर ईश्वर है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अगर इंसान है तो मैं उसे नीचे खींच लूंगी। वर्मा वहां से भाग गया। सीधे मंत्री मल्होत्रा के घर पहुंचा। मल्होत्रा की आंखों में डर की जगह गुस्सा था। उसने कहा, एक औरत हमें चुनौती दे रही है। अब ये कानून नहीं चलेगा। अब जंगल का नियम चलेगा। उस रात आर्या अपने ऑफिस से लौट रही थी। अचानक उसकी कार के आगे एक ट्रक आया। तेज रोशनी, ब्रेक की आवाज, और फिर सन्नाटा। कार पलटी, पर आर्या बच गई। उसने शीशा तोड़ा और बाहर निकली। चेहरे पर खून था पर आंखों में डर नहीं था। उसने फोन उठाया और कहा, अनिरुद्ध, हमारे बीच कोई गद्दार है। मंत्री को हमारी हर चाल पता चल रही है। अब वक्त है योजना बदलने का। अगले दिन उसने विभागीय आदेश निकाला। एक विशेष जांच टीम बनी। नाम रखा गया, ऑपरेशन न्याय। लेकिन असली बात यह थी कि टीम में कुछ लोग गुप्त थे। उनके नाम किसी फाइल में नहीं थे। वो लोग आर्या के पुराने साथियों में से थे, जो एक समय सेना और इंटेलिजेंस में रह चुके थे। रात के अंधेरे में आर्या अपने घर के बेसमेंट में पहुंची। वहां पुरानी फाइलें रखी थी। उसने वो पेन ड्राइव फिर से खोली। वीडियो के आखिर में एक और क्लिप थी, जहां अभय सेन कह रहा था, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी रिपोर्ट की कॉपी उस शख्स के पास होगी, जिसका नाम सिर्फ मैं और आर्या जानते हैं। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो नाम किसी अजनबी का नहीं था। वो नाम था अनिरुद्ध। आर्या के हाथ कांपने लगे। क्या अनिरुद्ध वही गद्दार है? क्या उसने ही सब कुछ मंत्री तक पहुंचाया? अगली सुबह जब अनिरुद्ध आया, आर्या ने कुछ नहीं कहा।
सिर्फ मुस्कुराई और बोली, अनिरुद्ध, मुझे लगता है अब हमें सीधे मंत्री मल्होत्रा तक पहुंचना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, पर वो असंभव है। वो हमेशा सुरक्षा घेरे में रहता है। आर्या ने कहा, सुरक्षा तब टूटती है जब डर भीतर घुस जाता है, और अब उसे डराने का वक्त आ गया है। रात में आर्या ने अपना रूप बदला। साधारण कपड़े, सिर पर दुपट्टा। वो निकली अकेली मल्होत्रा के बंगले के पास। बाहर खड़ी थी। बिजली का खंभा झिलमिला रहा था। वो दीवार के पास पहुंची। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटी। सामने अनिरुद्ध था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि साजिश थी। उसने कहा, मुझे लगा तुम समझ जाओगी। सच मेरे पास है, लेकिन मैं उसे कभी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं उसी सिस्टम का हिस्सा हूं जिससे तुम लड़ रही हो। आर्या का दिल टूट गया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, धोखा इंसान तब देता है जब उसे लगता है सामने वाला कमजोर है। पर याद रखो अनिरुद्ध, मैं वो औरत हूं जिसने अपने पति की लाश पर कसम खाई थी कि न्याय पाऊंगी, और जो कसम ले ले वो मौत से भी नहीं डरती। अचानक पीछे से गोली चली। अनिरुद्ध ने ट्रिगर दबाया, पर गोली दीवार में लगी। आर्या गायब थी। सिर्फ उसकी आवाज आई, अब खेल शुरू हुआ है अनिरुद्ध। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे पीछे हूं। वो रात शहर के इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि उसी रात मंत्री मल्होत्रा के ऑफिस में एक लिफाफा पहुंचा। अंदर एक नोट था। लिखा था, ऑपरेशन न्याय अब आपके दरवाजे पर है। मल्होत्रा ने नोट फाड़ा, पर जैसे ही फाड़ा, लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली की गड़गड़ाहट, और कैमरा धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर ठहरता है। वो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। हवा में उसकी आंखों की चमक किसी बिजली से कम नहीं थी। उसने नीचे देखा। शहर सो रहा था, पर न्याय जाग चुका था। वो धीरे से बोली, अब जो भी सच के रास्ते में आएगा, मैं उसका चेहरा नहीं, उसका नकाब उतारूंगी। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, तुम्हारा पति जिंदा है। आर्या की सांस रुक गई। उसकी आंखों से आंसू फिसले, होंठ कांपे, दिल धड़कने लगा, और स्क्रीन काली हो गई। भीड़ भरे बाजार में धूप सिर पर आग बनकर बरस रही थी, और सड़क के बीचों बीच एक महिला जमीन पर गिरी थी। उसकी फाइलें बिखर गई थी। लोग देखते रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके सामने खड़ा था इंस्पेक्टर राकेश सिंह, शहर का सबसे रौबदार और डरावना नाम। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तू कौन होती है मेरी जांच करने वाली? कलेक्टर बन गई है तो आसमान पर उड़ने लगी है क्या? महिला उठने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसका हाथ झटक देता है। लोगों की भीड़ में कानाफूसी होने लगती है। अरे ये तो डीएम मैडम है। अरे इन्होंने तो हाल ही में गरीबों की जमीन के केस में मंत्री को नोटिस भेजा था। राकेश सिंह के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है, कानून मेरे जेब में है और सिस्टम मेरे कंधे पर बैठे लोगों का खिलौना है। तू बहुत आईना दिखाने चली थी न हमें, आज देख तेरा वही आईना चकनाचूर हो गया। महिला की आंखों में आंसू नहीं, आग है। वो धीरे से उठती है, अपने फाइलों को एक एक कर समेटती है, भीड़ की तरफ देखती है और कहती है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कानून का रखवाला ही कानून को तोड़ेगा। लेकिन आज मैं वादा करती हूं, सच अपने रास्ते खुद बनाएगा, और झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो टिक नहीं पाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। राकेश सिंह झल्लाता है और कहता है, देख लेना, तेरा करियर खत्म कर दूंगा। तेरे खिलाफ इतने झूठे सबूत तैयार कर दूंगा कि तू खुद अपनी पहचान से डर जाएगी। वो चली जाती है, सड़क के दूसरी तरफ, हाथ में वही फाइलें जो अब उसके जंग का हथियार बन चुकी थी। रात को वो घर पहुंचती है,
जहां उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई उसका इंतजार कर रहे हैं। भाई पूछता है, दीदी फिर से किसी बड़े आदमी से टकरा गई क्या? वो मुस्कुराती है, कहती है, सिस्टम को साफ करना है तो गंदगी से टकराना ही पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है, वारंट दिखाते हुए कहती है, आप पर रिश्वतखोरी का आरोप है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मां की चीख निकल जाती है। भाई दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है, कलेक्टर मैडम अब देखो कानून का असली चेहरा। वो बिना विरोध किए पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक रहस्यमय शांति है, जैसे उसे पहले से पता था कि ये खेल अभी शुरू हुआ है। थाने में बैठकर वो अपनी हथकड़ी देखती है, धीरे से कहती है, अब वक्त है उन्हें दिखाने का कि असली ताकत यूनिफॉर्म में नहीं, सच में होती है। रात के सन्नाटे में जब थाने के कमरे की बत्ती बुझती है, वो धीरे से मुस्कुराती है और अपनी जेब से एक पुराना आईडी कार्ड निकालती है, जिस पर लिखा होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडरकवर ऑपरेशन। दृश्य खत्म होता है उसकी आंखों के उस चमक पर, जो आने वाले तूफान की आहट देती है। धूप की तीव्रता आज कुछ अलग थी, मानो आसमान खुद भी उस सच्चाई को देखने उतावला हो, जिसे इतने समय से दबाया गया था। शहर की अदालत के बाहर भीड़ उमड़ी हुई थी। हर चेहरा उत्सुक था, हर निगाह उस एक महिला पर टिकी थी, जो आज इंसाफ के मंदिर में आखिरी बार कदम रखने वाली थी। वो थी आराध्या सिंह, वही कलेक्टर जिसे कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वही जो अब सबूतों के साथ लौटी थी, इतनी मजबूती से कि पूरा सिस्टम हिल गया था। उसके पीछे वही इंस्पेक्टर राकेश सिंह खड़ा था, अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, चेहरे पर वही घमंड जो अब शर्म में बदल चुका था। भीड़ चिल्ला रही थी, इंसाफ जिंदाबाद, आराध्या दीदी अमर रहें। जज के सामने आराध्या शांत खड़ी थी, उसकी आंखों में ठहराव था, पर उस ठहराव में तूफान छिपा था। जज ने पूछा, आराध्या सिंह, क्या आपके पास इस केस से जुड़े अंतिम सबूत है? वो धीरे से फाइल खोलती है, एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में राकेश सिंह और मंत्री विक्रम चौहान एक डील करते नजर आते हैं, गरीब किसानों की जमीन हड़पने की, जिसे बचाने की कोशिश में आराध्या को फंसाया गया था। जज का हथौड़ा गिरता है, पूरा कोर्टरूम गूंज उठता है। इंस्पेक्टर राकेश सिंह और मंत्री विक्रम चौहान को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। राकेश चीख उठता है, तूने सोचा क्या आराध्या कि तुझ जैसी औरत हमसे जीत जाएगी? आराध्या आगे बढ़ती है, कहती है, न्याय की लड़ाई औरत या मर्द की नहीं होती राकेश, सच्चाई की होती है, और जब सच्चाई उठती है तो हर झूठ कांपता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक पत्रकार पूछता है, मैडम आपको कैसे पता चला कि साजिश रची जा रही है? वो मुस्कुराती है, धीरे से कहती है, क्योंकि मैं सिर्फ कलेक्टर नहीं थी, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की अंडरकवर अफसर भी थी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन न्याय। सब सन्न रह जाते हैं। जिस महिला को उन्होंने एक अफसर समझा, वो दरअसल उन सब की रक्षा करने वाली एक गुप्त रक्षक थी। रात का दृश्य, आराध्या अपने घर लौटती है, मां की आंखों में आंसू। भाई गर्व से कहता है, दीदी आपने सबको दिखा दिया कि डर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत चाहिए। वो मुस्कुराती है, कहती है, नहीं छोटे, डर से बड़ी ताकत सच होती है, जो देर से सही पर जीतती जरूर है। वो अपनी फाइलें टेबल पर रखती है और खिड़की से बाहर देखती है, जहां सूरज ढल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी अब भी धरती को जगमगा रही है। पृष्ठभूमि में उसकी आवाज गूंजती है, हर सिस्टम उतना ही भ्रष्ट होता है जितना हम उसे होने देते हैं। जब एक आम इंसान हिम्मत करके गलत के खिलाफ खड़ा होता है, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ता है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से आसमान की ओर उठता है,
जहां एक किरण बादलों को चीरती हुई निकलती है। कहानी का अंत, लेकिन आराध्या की तरह हर वो इंसान जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो मिसाल बन जाता है